क्या कहना चाहिए? हम समझते हैं कि जो उनका सब्जेक्ट रहा है, जिस विषय के वो प्रोफेसर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर रहे हैं। जी। और यदि वो कमीशन से आए हैं तो यह बात यदि बोलते हैं वो, तो जो एग्जामिनर हैं वो सरकार का ही एक पार्ट। उस पुल को हम जाके देखे हैं, उसकी क्या गुणवत्ता है। उसके लिए आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके लिए आपको जूनियर इंजीनियर है, उसका जो एस्टीमेट फॉलो करता है लोग, और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ जिसके सर वजह आप ये भी जानते होंगे कि बिहार में जब एग्ज़ाम होती है तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब विद्यार्थी इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत जहाँ तक आपने बेरोजगारी की बात किया है, तो हम समझते हैं कि बेरोजगार सरकार तो घोषणा करती है, बहुत लंबे लंबे बात बोलती ही रहे, लेकिन समय पर वैकेंसी नहीं देना यह बहुत बड़ा कारण। लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था, जंगल राज की खात्मा करना, अपराध मुक्त बिहार बनाना, विकसित बिहार बनाना, और 2005 के पहले जिन्होंने जंगल राज लाया था, और ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश बाबू, जननायक करने वाले व्यक्ति हैं। तो 2005 के पहले जिस सरकार ने जंगल राज काम किया, अपराध का चारागाह बनाया, फिर वैसे व्यक्ति से ही मिल करके सरकार बनाना और सरकार में शामिल करना, मैं समझता हूं कि यह नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छा मैसेज। दोस्तों नमस्कार, अभी हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो कि शायद आप लोग जानते होंगे कि बिहार में अभी बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी हमारे साथ है सर, मेरे चैनल में तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम बैजनाथ सहनी हुआ जी और मैं बिहार सरकार में पहले मंत्री भी था। जी जी। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम 2010 में एमएलए बने थे, और मैं दोनों कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ भी था, और जब वो हटे तो जीतन राम मांझी जी के साथ भी थे। अच्छा अच्छा। सर मेरा पहला ये सवाल है कि अभी शायद आप भी जानते हैं कि बिहार में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले हम कुछ दिन पहले ले चलेंगे आपको। 2014 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, जी जी। और 2014 में जब एसएससी का एग्ज़ाम हुआ तो मैं समझता हूँ कि बड़ी विलम्ब से रिज़ल्ट बिहार सरकार ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और और जिस बच्चे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था किया, लेकिन ऐसे ही उसकी आयु 8 वर्ष कम गया। तो ये बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई न सरकार कर सकती है, न उसके परिवार के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत दुखद बात है कि बिहार सरकार जब कोई भी एग्ज़ाम लेती है तो 100 समय रिजल्ट नहीं देना, यह विद्यार्थी के हक़ में भी और उसके परिवार के हक़ में भी बहुत बड़ा नुकसान है। चूँकि 62 वर्ष के उम्र में ही या 60 वर्ष के उम्र में ही समय सीमा को ख़त्म कर देता है लोग, जो नियमावली है सरकार का। तो 8 वर्ष आपको एग्ज़ाम लिए हुए और 8 वर्ष के बाद आप रिजल्ट दिए, तो 8 वर्ष यही उसका लाइफ चौपट हो गया। ये बड़ी दुखद घटना है, और मैं समझता हूँ कि यह बिहार के सभी लोगों के लिए बड़ी नुकसान का विषय है। जहाँ तक आपने बेरोजगारी की बात किया है, तो हम समझते हैं कि बेरोजगार सरकार तो घोषणा करती है, बहुत लंबे लंबे बात बोलती ही रहे, लेकिन समय पर वैकेंसी नहीं देना यह बहुत बड़ा कारण है। इस प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिल्कुल। इस राज्य में जो प्रतिभा है, यदि प्रतिभा नहीं है तो फिर यूपीएससी कम्पीट कैसे करते हैं लोग, बीपीएससी कम्पीट कैसे करते हैं लोग। बिल्कुल। आप वैकेंसी नहीं देते हैं, अब आप बताएंगे कि आपकी क्या मजबूरी है। लेकिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वो बिहार के बच्चों पे भरोसा नहीं करते। वो बोलते हैं कि साइंस में कहीं ना कहीं बच्चा कमज़ोर है। क्या इस पे क्या कहना चाहिए? हम समझते हैं कि जो उनका सब्जेक्ट रहा है, जिस विषय के वो प्रोफेसर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर रहे हैं। जी। और यदि वो कमीशन से आए हैं तो यह बात यदि बोलते हैं वो, तो जो एग्जामिनर हैं वो सरकार का ही एक पार्ट है।
जिसका मैथ कमज़ोर है, उसकी मार्किंग कैसे हो जाती है 85%, 95%। जो फिज़िक्स के टीचर हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो एग्जामिनर हैं, उनके कॉपी को टच करते हैं, वो कैसे देते हैं 70% मार्क्स। तो मैं समझता हूँ ये बकवास है माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो भी बात बोली जा रही है उस बात में कोई दम और खम नहीं है। अच्छा, तो सर आप ये भी जानते होंगे कि बिहार में जब एग्ज़ाम होती है तो हर बार पेपर लीक हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब विद्यार्थी इतना मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत दुख होता है। इसके पीछे क्या कारण है? ये तो बताएंगे आपको सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो जो लोग क्वेश्चन लीक करते हैं, वो कोई पब्लिक तो लीक नहीं कर रही है। जो सरकार से अटैच है लोग, उसी के द्वारा गोलमाल किए जाते हैं। और इससे जो अधिक कठिन काम है एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, जो बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन लीक होता है, उसका मनोबल ऐसे ही टूट जाता है। इसके लिए जिम्मेवार है बिहार सरकार। ये बिहार सरकार के मुखिया को बताना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे लीक हो रहा है, और यदि लीक होता है उस पर कौन सी कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होती है तो फिर विलम्ब से क्यों कार्रवाई होती है। बिहार में बहुत सारे ऐसे घटना है जो बहुत देखने को मिलता है। जैसे आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि पुल हवा में उड़ जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि के बारे में सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है। पुल आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले कई सालों से बन रहा था और तैयार होने ही वाला था, वो गिर गया पुल। उस पुल को हम जाके देखे हैं, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसके लिए आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके लिए आपको जूनियर इंजीनियर है, उसका जो एस्टीमेट फॉलो करता है लोग, और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, जिसके वजह में वो पुल बनते बनते ढह गया। उसका इस्तेमाल भी लोगों ने नहीं कर पाया, और किया तो बहुत क्षण में वो तब्दील हो गई पानी में। इसके लिए जिम्मेवारी के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें बिहार सरकार ही दोषी है, और उस विभाग के कार्यपालक अभियंता पर जो कार्रवाई हुई है और जितना बड़ा मटेरियल का नुकसान हुआ है, उसके मेरा मानना है कि उसके सैलरी से उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी भरपाई की जाए, तब ये माना जाएगा कि बिहार सरकार जिम्मेवारी के साथ काम करने में अभिरुचि रखती है। आपने पुल का एस्टीमेट बनाया कि नहीं बनाया? आपने पुल का जो एस्टीमेट बनाया और वो लंबा पुल है, उसका रिवाइज आपने किया और उसके मुताबिक आपने काम नहीं किया, आपके पदाधिकारी ने काम नहीं किया, या जिस एजेंसी को आपने दिया आपके पदाधिकारी उसे मिली भगत करके काम को बरगला दिया, जिसका परिणाम है कि पुल ढह गया। इसके लिए तो सरकार दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और आप बिहार के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बिहार कैसे बदलेगा, कैसे नया बिहार बनेगा? 2005 के शतक के पहले एक मैनिफेस्टो था बिहार के लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। वो आदमी बेदाग जरूर हैं, नेक ईमानदार हैं, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था, जंगल राज की खात्मा करना, अपराध मुक्त बिहार बनाना, विकसित बिहार बनाना, और 2005 के पहले जिन्होंने जंगल राज लाया था, और ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो 2005 के पहले जिस सरकार ने जंगल राज काम किया, अपराध का चारागाह बनाया, फिर वैसे व्यक्ति से ही मिल करके सरकार बनाना और सरकार में शामिल करना, मैं समझता हूं कि यह नीतीश कुमार जी के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरी बात कि वही व्यक्ति जो सर्वमान्य नेता अपने आप को मानते हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं। 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था, किस पार्टी की सरकार थी जिसके द्वारा लाठी चलाया गया, जिसके द्वारा कई आंदोलनकारी घायल हुए? किस पार्टी की सरकार थी? आज उसी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहा है। ये कैसा न्याय है? बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं ये भी मतलब निकल के आ रहा है कि अब नीतीश कुमार बदलने वाले हैं, पलट जाएंगे, फिर से बीजेपी में मिल जाएंगे। इस पे क्या कहिएगा? अब वो तो नीतीश कुमार जी की आदत रही है, हम बहुत बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन यदि वो बदलते हैं तो पब्लिक में उनके प्रति जो आकांक्षा है, लोगों की जो इच्छा थी,
लोगों का जो भरोसा और विश्वास था, हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो क्षेत्र में हम पाते हैं कि नीतीश कुमार जी की कमजोरी को लोग बौछार के रूप में उभारते हैं, इनकी कमजोरी को लोग बताते हैं और इन पर धीरे धीरे भरोसा गरीबों का उठता जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जाएगा। ये कहीं भी जाएंगे वोट प्लस नहीं होगा, वोट प्लस नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बदलने वाले हैं, फिर से पलटने वाले हैं? अब तो वो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे ना। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमको इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी कब उनका दाहिना हाथ काम करता है तो बायां हाथ को मालूम नहीं होता है। तो जब शरीर का ही अंग को मालूम नहीं हो तो हम उसको क्या कहेंगे। अब उनके जो 2-4 लीडर हैं वो आपको विशेष रूप से बताएंगे। उनके साथ लिट्टी चोखा खाने वाले श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय ललन सिंह जी, श्री अशोक चौधरी जी और श्री संजय झा जी, यही 4 आदमी का टीम है। ठीक है। अब कितना इनको वोट प्लस कर पाएंगे बिहार के चुनाव में, आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो तो रिजल्ट बताएगा। तो दोस्तों अभी हम थे सर के साथ ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं सर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार के हर लोगों तक ये वीडियो जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।